सेथ रॉलिंस की अब जब ये नई नई फैक्शन बनी थी तो आपको याद होगा हमने इसमें सिमिलैरिटीज ढूंढने की कोशिश करी थी कि कैसे जो पास्ट में डब्ल्यूडब्ल्यू की एवोल्यूशन रह चुकी है वैसे कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू उसी नक्शे कदम पे इसे आगे लेके जा सकती है। कांड से उसके ऊपर कितना काम हुआ है, लेकिन इस वाली फोटो को देखो भाई अब, जो कि एक है आज से काफी साल पहले की एवोल्यूशन के टाइम की जब ट्रिपल एच और बटिस्टा ये सब साथ में थे, और आप इस फोटो को देखो मतलब ये ऑब्वियसली ऐसा नहीं किया गया होगा कि सेथ रॉलिंस इस तरीके से ही ब्रॉन ब्रेकर को पकड़ेंगे। और आई थिंक ये वही पिक्चर है ना जब पहली बार हमने सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर को साथ में देखा था, जब वो थोड़ी सी टेंशन दिखा रहे थे। तो वैसे देखो ये तो नहीं कह सकते कि एवोल्यूशन वाली चीज के ऊपर इतना काम हुआ, लेकिन ये फोटो काफी सिमिलैरिटी दिखा रही है कंसिडरिंग कि भाई ब्रॉन ब्रेकर भी हट्टा कट्टा तगड़े साइज का, सेथ रॉलिंस भी, और उस टाइम पे दिमाग वाला खेल कैसे ट्रिपल एच भी खेल रहा था, और अभी हम वो गिमिक देखते हैं सेथ रॉलिंस का भी। तो अगर पोटेंशियल तो पूरी नजर आ रही है ब्रॉन ब्रेकर में, लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यू यहां से उनका यूज किस तरीके से करती है। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 710 में। और बहुत टाइम से बात नहीं करें हमने इस बंदे के बारे में अच्छे से, अब बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तो भाई इस बंदे के रिटर्न के बाद से जो छाती है वो कुछ अलग ही चौड़ी हो गई है। अभी एक इंटरव्यू में आया और यहाँ पे उन्होंने क्या क्या बातें बोल दी। सबसे पहले तो उन्होंने ये चीज क्लियर करी कि अभी जो मैं छुट्टियों पर गया था ये मेरी कोई इंजरी नहीं थी, मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाह रहा था। और उस दौरान आपने देखा भी होगा कि जिंदर की शादी में अच्छा एकदम पगड़ी वगड़ी वाला इंस्टाग्राम पे जरा गाना सुनना कौन सा लगाया हुआ ड्रू मैकिंटायर ने अपनी फोटोज के साथ में, तो वो सारा अपना जो टाइम उन्होंने एंजॉय किया और कंफर्म कर दिया कि मैं किसी इंजरी की वजह से गायब नहीं था। और ये भी बोला कि जब सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में तुम मुझे बिना टी शर्ट के देखोगे तो तुम्हें एक अलग ही ड्रू मैकिंटायर नजर आएगा, क्योंकि अपने खाने को लेकर मैं कभी इतना स्ट्रिक्ट नहीं हुआ और अलग से उन्होंने ट्रेनर भी हायर कर लिया है। तो अब काफी सीरियसनेस आ गई है ड्रू मैकिंटायर में। और वो ये भी कहते हैं कि मैं पता अच्छा क्यों हो रहा हूं, क्योंकि अब मैं जॉन सीना से कंपीट नहीं कर रहा, अब मैं सीएम पंक से कंपीट नहीं कर रहा, मैं किसी से कंपीट नहीं कर रहा, मैं कंपीट कर रहा हूं खुद ड्रू मैकिंटायर से, इसलिए मैं बेटर बन पा रहा हूं। और ये कहते कहते उन्होंने थोड़ा जॉन सीना को भी रेल दिया, कहते हैं कि मेरे को नहीं करना जॉन सीना के साथ अब मैच, ठीक है उसका पाइप बॉम्ब वगैरह बढ़िया था लेकिन वो तो पास्ट हो चुका है, अब मेरे को फ्यूचर के ऊपर फोकस करना है, इसलिए मेरा जो निशाना अगर होगा कोई तो वो कोडी रोड्स है। तो ये अंगूर खट्टे हैं वाली कुछ कहानी होगी ड्रू मैकिंटायर के लिए, ये आप लोग फिगर आउट कर सकते हो। और उन्होंने रॉक के साथ जो उनका कोलैबोरेशन है उसको भी देखा ही होगा, मेरे को कॉमेंट भी आ जाता है कभी ना कभी कि भाई ये प्रोजेक्ट रॉक है क्या। तो ये एक लाइन है उनकी कपड़ों वपड़ों की, आई थिंक अंडर आर्मर एक ब्रांड है उसके साथ मिलके कुछ रॉक का है, फिर उनका ये मिलके है। तो ड्रू मैकिंटायर ने ये बोला देखो तुम लोग ये मत समझो कि जब मैं कहता हूं कि मुझे ब्लड लाइन से प्रॉब्लम है, मुझे ब्लड लाइन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड लाइन से प्रॉब्लम तब है जब ये मेरी जिंदगी मुश्किल बनाते हैं। और इसको ऑपोजिट किया है रॉक ने मेरे लिए तो वो रॉक भी नहीं है, मेरे लिए तो वो डीजे है, मेरे लिए वो ड्वेन जॉनसन है। तो कहते हैं कि प्रोफेशनली हमारा जो बिजनेस है वो काफी बढ़िया चल रहा है, काफी फायदा भी हुआ है। और उन्होंने ये भी बोला कि धन्यवाद रॉक का कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटीज दी ऐसा कुछ करने की। तो यहाँ पे तो काफी ज्यादा जो है रॉक के सामने झुके हुए नजर आ रहे हैं, इज नॉट द राइट वर्ड, क्योंकि झुका हुआ नहीं, ये बोल सकते हैं कि उनके लिए वो ऐसे कर रहे हैं कि धन्यवाद भाई तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया वैसा वाला। तो वो जो ब्लड लाइन वाला फट्टा है वो डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी लाइन में ड्रू मैकिंटायर के लिए बिल्कुल अलग है, लेकिन वैसे उनके जो देखने का नजरिया है वो बिल्कुल अलग है। ये नेओमी को डब्ल्यूडब्ल्यू ने अलग वाला गिमिक क्या पकड़ा दिया, इनके तो दिमाग की जो हालात हैं, जो मानसिक संतुलन है वो शायद बिल्कुल ही बिगड़ चुका है। अब इन्होंने अपने मनी इन द बैंक के ब्रीफ केस में ये क्या सब कुछ रखा हुआ है, और इसको देख के ऑब्वियसली हम डब्ल्यूडब्ल्यू से इसको लिंक करें तो एक ही बंदे की याद आती है, वो है बूगी मैन। बट जो भी है नेओमी का कैरेक्टर इतना ज्यादा भी चेंज हो सकता है, ये भी उनमें पोटेंशियल है, वो हमको पता ही तब चल पाया जब उनको उन्होंने हील रन में दिखाया। एक वो क्राई बेबी वाला नेओमी का गिमिक भी था, गिमिक क्या था वो तो रियल में ही था, जब साशा बैंक्स के साथ ही चली गई थी कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, फिर टैग टीम टाइटल वाला लोचा, उसके बाद उधर मर्सिडीज मोने को देखो, उनके लिए अलग ही माहौल बना रहता है। बट यहाँ नेओमी को देख के अच्छा लग रहा है कि चलो उनको अपॉर्चुनिटी मिली तो अब उसके ऊपर उन्होंने अच्छे से कैपिटलाइज भी किया, और कुछ यूनिक कैरेक्टर दिख रहा है वुमेन्स डिवीजन में जो कि अभी कर पाना काफी मुश्किल होता है, वरना तो यही है कि अरे यार ये तो अब अपना वही जो फालतू का ड्रामा करने वाले हैं। बट वो चीज नेओमी के कैरेक्टर को देखने में नहीं फील होती। देखो जिस टाइम पे ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी आई थी उस टाइम पे बहुत ज्यादा ही बज क्रिएट हुआ था कि अब आने वाले कुछ सालों में एईडब्ल्यू जो है डब्ल्यूडब्ल्यू को पिछाड़ देगी, डब्ल्यूडब्ल्यू के पास कंपटीशन आ गया है। और कितना ही आप बोल लो कि एईडब्ल्यू भाई डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत बड़ी कंपनी है, कोई तुम कंपटीशन नहीं दे सकते, लेकिन वैसा होता नहीं है। जब आप बिजनेस में घुसते हो ना तो अगर आपका 100% मार्केट साइज है उसमें से कोई आके 0.1% भी लेके जाने
लाने की कोशिश करे तो उससे प्रॉब्लम होती ही है सामने वाली कंपनी को, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू को भी हो रही है। और भाई उन्होंने कुछ हरकतें करना शुरू कर दिया है। इसको आप चीप टैक्टिक भी नहीं बोल सकते, क्योंकि बिजनेस में पैसा कमाने के लिए, धंधा बनाने के लिए हर कोई इंसान हर कोई चीजें करता है, और खास करके ये लोग तो काफी बड़े बड़े जायंट है, तो ये तो ऐसी छोटी मोटी चीजें देखते भी नहीं है। तो क्या सीन चल रहा है? अब सीन ये चल रहा है कि टीकेओ की तरफ से डब्ल्यूडब्ल्यू के पास ऐसा आप बोलो आदेश गया है या फिर मैसेज गया है कि भाई जब भी कभी एडब्ल्यू के शोज चल रहे होंगे ना, तो उस अराउंड कुछ अपनी चीजें घुमाने की कोशिश करो, कि ताकि हम भी टॉक ऑफ द टाउन रहें, हमारे बारे में ही बात हो। अगर एडब्ल्यू के बारे में थोड़ी बहुत भी जो बात हो रही है ना, उसको भी कैसे दबाया जा सके, क्योंकि ऑब्वियसली आज अगर शो है मान लो एडब्ल्यू का और डब्ल्यूडब्ल्यू का कोई शो है नहीं, तो फिर ऑब्वियसली एडब्ल्यू के बारे में जो बातें हैं वो ज्यादा सुनने को मिलेंगी। लेकिन वही चीज ये नहीं होने देना चाहते, और एसएनएमई भी इसकी जो ओरिजिनल डेट थी वो ये नहीं थी जो ये अब है, मतलब कि ये जो 12 या 13 के आसपास जो भी इन्होंने करी, जो अभी होने ही वाला है, इसको ये पहले वीक में कंसिडर कर रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने देखा भाई एडब्ल्यू का वहां पे क्या शो है, किसके साथ इसे भिड़ा सकते हैं, तो वैसा सीन चल रहा है। और भाई कुछ ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यू के बीच में बवाल चल रहा हो, तो बीच में हमारे रिकोशे भाई साहब कुछ अपनी टिप्पणी ना करें, वैसा तो हो ही नहीं सकता। इन्होंने मार दिया एक ट्वीट जिसमें 2 वर्ड्स इन्होंने लिखे हुए हैं, मूव, और इसके बाद ऑब्वियसली रिकोशे को वैसे ही रेलते रहते हैं। वैसे उनकी तो बातें भी ऐसी रहती है कि थोड़ा बहुत रेल भी देना चाहिए, और यहाँ पे फिर से लोग बोल रहे भाई तुम्हें पता नहीं बिजनेस कैसे वर्क करता है। फिर रिकोशे उसके कमेंट सेक्शन में लगे हुए उसे रिप्लाई कर रहे हैं। पता नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि ये किसी सेलिब्रिटी को ऐसा कुछ करना चाहिए। और ऊपर से भाई तुम्हें पता भी है, तुम्हारे को लेकर जो है ऐसा काफी माहौल बना रहता है, तो ऐसी चीजें अवॉइड ही करो, वरना फिर तुम लोगों की बैड टर्म्स में आ जाते हो, और एट द एंड तुमको ऑडियंस की नजरों में एटलीस्ट अपने इस ये प्रोफेशनल रेसलिंग में तो अच्छा बना रहना पड़ेगा, तभी तुम्हें सपोर्ट भी मिलेगा, चाहे तुम अच्छे ना भी हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स भी हैं जो अच्छे नहीं है, लेकिन अच्छे बहुत तरीके से बनना जानते हैं। कि आपको पता है वैसे सुपरस्टार्स कौन है? बट रिकोशे को शायद अभी उतना पता नहीं है। शायद दिल का जो है, जो दिल में आता है वही ये सोशल मीडिया पे लिख देते हैं, और उसके बाद फिर फैंस इन्हें रेल देते हैं। एक और मैच डब्ल्यूडब्ल्यू ने सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए ऑफिशियल कर दिया है, और ये मैच होगा यूएस चैंपियनशिप के लिए सोलो सिकोवा वर्सेस, अगर दिमाग में नाम आ गया जेकब फाटो का, तो वैसा नहीं है। ये मैच जो है उनका है अगेंस्ट जिमी ऊसो। अब देखो एसएनएमई के बहुत सारे ऐसे मैचेस होते हैं ना, जैसे अभी हमें पीएलईज में कैसे देखने की आदत हो गई है कि अगर कोई मैच हो रहा है तो भाई उसके पीछे तो तगड़ी वाली कहानी होगी, फिर इतनी आसानी से तुमको पीएलई के अंदर मैच नहीं मिलता। लेकिन इसी का मैं बोल सकता हूँ थोड़ा थोड़ा ये ऑपोजिट सा सीन है, कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को लगता है एसएनएमई में अभी इतना कुछ नहीं हो रहा, तो चलो कोई एक मैच डाल देते हैं, तो उस तरीके का मैच मुझे लग रहा है। भले है स्टोरी लाइन, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनको सीधा मैच ही मिल जाए। तो एसएनएमई के लिए एक नया मैच जो है वो कंफर्म हो गया है। एंड यस, वो जो अभी काफी रूमर्स भी चल रहे थे कि टीम का नेम क्या होगा, एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फेयर की, तो उनकी नई मर्चेंडाइज निकाल दिया, वी आर नॉट फ्रेंड्स, और भाई कुछ इस तरीके से बता रहे हैं कि अपनी जरूरत के हिसाब से दोस्ती है वो बनाने की कोशिश है। तो इसकी नई मर्चेंडाइज निकाल दी। इसका मतलब कि ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का थोड़ा अच्छा खासा ही प्लान है कि एलेक्सा ब्लिस एंड शार्लेट फेयर को साथ में टीम में लेके आएंगे। और एक चीज आजकल और नोटिस की जा रही है, वो ये है कि शार्लेट फेयर का जो कैरेक्टर है ना, वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो गया है। मुझे काफी सिमिलैरिटीज लग रही है जब रोमन रेंज भी बिग डॉग से ट्राइबल चीफ बना था, वो काफी ज्यादा अपनी स्किन में, अपने कैरेक्टर में, अपने गिमिक में कंफर्टेबल था। वैसी कुछ फील अब शार्लेट फेयर को देख के भी आ रही है कि उनको कुछ प्रिटेंड करने की या फिर कुछ अलग दिखाने की जरूरत नहीं है, जो वो एक्चुअल में फील कर रही है वैसे ही हमको टेलीविजन स्क्रीन पे भी दिख रहा है। और इसकी वजह से शायद उनके लिए जो आजकल हेट्रेड भी है वो थोड़ी सी कम महसूस हो रही है। और इस हेट्रेड के बारे में भी चिपके रहना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको और बताने वाला हूं। बट पहले बात करते हैं बिल गोल्डबर्ग के बारे में भी। तो भाई गोल्डबर्ग के बारे में भी ऑब्वियसली जो हेट है वो काफी ज्यादा रहती है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि यार तुमको जो बैकलैश मिलता है इसका तुम्हें फर्क पड़ता है? क्योंकि ऑब्वियसली ये सवाल बनेगा, क्योंकि ऐसे हट्टे कट्टे बंदे होते हैं, लोग अज्यूम करते हैं कि शायद नहीं। बट गोल्डबर्ग ने बोला कि फर्क मुझे पड़ता है। देखो मैं भी एक इंसान हूं, लेकिन मैंने अपने बेटे को भी यही सिखाया है जो कि मैं खुद इतने सालों से करता हुआ आया हूं, कि उस चीज को मैं चैनल करता हूं अपनी मोटिवेशन के लिए, और वो मेरे लिए फ्यूल का काम करता है। और इस वजह से मेरी जो परफॉर्मेंस है वो और ज्यादा बेटर निकल के आते। फिर लोग कह रहे हैं हाँ भैया कैसी परफॉर्मेंस तुम्हारी, जो तुमसे एक सही सा जो जैक हैमर है वो भी हिट नहीं होता। अभी तो मैच हुआ भी नहीं है गोल्डबर्ग और ये गुंथर का, पहले ही लोग कह रहे हैं भाई यार बस गुंथर जो है सेफ हो जाए, बच जाए। और मतलब ये बात तो अंडरटेकर वाले मैच के बाद और ज्यादा उजागर हो गई थी गोल्डबर्ग के लिए कि ये थोड़े से अनसेफ वर्कर हैं, स्पेशली जिस तरीके से इनका रेसलिंग करने का स्टाइल है, जहां पे हमको फिनिशर फेस्ट दिखते हैं, वो चीजें जो है बहुत सारे लोगों को पसंद आती नहीं है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना
और जो भी होगा एसएनएमई के अंदर, ये याद तो ऐसा लग रहा है रखा जाएगा आने वाले काफी टाइम तक, क्योंकि ये गोल्डबर्ग का फिर रिटायरमेंट मैच भी है, अगर सही में ये गोल्डबर्ग का रिटायरमेंट मैच है। ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में कुछ अजीबोगरीब ही बातें अब सामने निकल के आनी शुरू हो चुकी हैं। तो अब हम बहुत ज्यादा क्लोज हैं जब रोमन रेंस फाइनली अपना डब्ल्यूडब्ल्यू में रिटर्न कर लेंगे रेसलमेनिया के बाद की मंडे नाइट रॉ के बाद से अब ये रोमन रेंस की अपीयरेंस होगी। तो पता ही चला, जैसे मैं आपको बता भी रहा था, कि कुछ कैरेक्टर में हल्का सा चेंज होगा रोमन रेंस के, कुछ अलग गिमिक, कुछ अलग नेम उनको दिए जाएंगे ताकि डब्ल्यूडब्ल्यू उस हिसाब से उनको नए तरीके से मार्केट भी कर सके, अलग अलग मर्चेंडाइज भी निकाल सके। तो पहले तो देखो, ये जो ओटीसी वाला नेम है ना, यही हमारा दिमाग में फिट होने में टाइम लग गया था, क्योंकि ओरिजिनल ट्राइबल चीफ जब तुम इसे सुनते हो तो हाँ लगता है ठीक है भाई, अच्छी बात है, लेकिन जब वो ओटीसी की टर्म में आ जाता तो वो बहुत सारे लोगों को पहले ही हजम नहीं हो रहा था। अब इसका नया वेरिएंट निकाल दिया है डब्ल्यूडब्ल्यू ने। तो एक जो नए नेम के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू कंसिडर कर रही है रोमन रेंस को लाने के लिए, वो है ओटीसी 1। मतलब अभी तो ओटीसी था, अब उसके पीछे 1 भी लग जाएगा। अब ये समझ में नहीं आया कि ये क्या मतलब करना चाह रहे हैं इससे। वो ये दिखा रहे हैं कि ट्राइबल चीफ 1, बट फिर वो टीसी 1 भी है। फिर लोग अब इसका मजाक भी उड़ा रहे हैं ऐसे कि अच्छा ये ओटीसी 1 है तो फिर ओटीसी 2 कौन है, अच्छा फिर ओटीसी 2 है तो ओटीसी 3 कौन है, फिर ओटीसी 2 उन्होंने सोलो सिकोआ को बना दिया, ओटीसी 3 उन्होंने टोंगा लोआ को बना दिया। तो ऐसा करके अभी इस अराउंड जो बहुत ज्यादा मजे लिए जा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता होगा, कोडी रोड्स को भी क्वार्टरबैक 1 कहते हैं, ये इनका अमेरिकन फुटबॉल के हिसाब से टर्म है। तो फिर वो ऐसे ही बोल रहे हैं कि क्या ये बिल्ड है एक चीज बनाने के लिए, एक मैच बनाने के लिए, जो कि होगा ओटीसी 1 और क्यूबी 1 के बीच में। इवन बहुत सारे लोग तो अभी इस चीज से ही परेशान है, भाई तुम छोड़ो यार, रोमन रेंस के पास से गई ना डिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, अब उसका तुम गिमिक थोड़ा अलग तरीके से भी चला सकते हो। तुम ये नहीं कि हमेशा उसको वो ट्राइबल चीफ वाले उसके अंदर ही डाल के दिखाओ। कुछ अगर अलग रोमन रेंस करते भी हैं तो बंदे को इतना एक्सपीरियंस हो गया कि वो सारी चीजों को अच्छे तरीके से नेल कर लेगा। ये जो भी है, ये ओटीसी 1 तो सुनने में अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ये थोड़ा ऐसा लग रहा है, मतलब थोड़ा अजीब सा ऐसा लग रहा है कि बस मार्केटिंग या फिर ब्रांडिंग करने के हिसाब से था, इसलिए तुम इसको जो है लेके आ रहा है। बट जो भी है तो अब तभी पता चलेगा जब फाइनली रोमन रेंस का रिटर्न हो जाएगा, जो कि हो सकता है कि हमारे ज्यादा काफी आसपास हो। और एक लिस्ट पूरी निकल के आई, जो मैं अभी आपको वीडियो में बोला ना कि कौन से वो हिट रेट के बारे में, तो एक लिस्ट निकल के आई है क्रिप्टोमेनियक्स की तरफ से। और यहाँ पे इन्होंने एक तरीके से पूरे कमेंट सेक्शन में गए, सैंपल साइज लिया, तो किसके सबसे ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स थे, या पूरी ऊपर से लेके नीचे तक लिस्ट देखो, जहां पे नंबर 1 पर नाम है शार्लेट फ्लेयर का। सबसे ज्यादा जो नेगेटिव माहौल है वो उनके लिए है। नाया जैक्स, मर्सिडीज मोने, सराया पेज, टीगन नॉक्स, क्रिस जेरिको, कोरा जेड, यंग बक्स, जेड कारगिल। 11वें नंबर पर जॉन मॉक्सली भी है। ये मेरे लिए सरप्राइजिंग था, मैं भी शायद उनको तो इसी वजह से हेट मिल रही होती है कि भाई तू चल निकल एडब्ल्यू से डब्ल्यूडब्ल्यू में आ जा। एलेक्सा ब्लिस का भी यहाँ पे नेम है। और फिर ब्रिट बेकर, विल ऑस्प्रे, रिकोशे 15वें नंबर पर है, नटालिया एंड निकी बेला, ये सारे जो है साथ में। रिकोशे का नंबर मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा कि भाई इतना नीचे क्यों है, क्योंकि जब मैं उनको देखता हूँ सोशल मीडिया पे उनके बारे में लोगों को बात करते हुए, तो वहाँ पे ज्यादा जो है नेगेटिव चीजें दिखती हैं। बट आई थिंक वो तभी है जब वो डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कुछ कॉमेंट करते हैं। तो ये नेगेटिविटी है जो कि सुपरस्टार्स को फेस करनी पड़ती है। बट अगेन अब इनकी जो स्किन है वो इतनी मोटी हो चुकी है कि इनको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली पड़ता है, लेकिन फिर वही गोल्डबर्ग वाली बात कि उसको वो चैनल कर देते हैं अपनी मोटिवेशन में, ताकि वो अपनी लाइफ में तरक्की कर सकें। और अगर इस वीडियो को आप यहां तक देख रहे हो तो इसे लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।